हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पीजीबीपी का नेचर समझा था और पीजीबीपी के नेचर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ये भी बताया था कि इसके बाद हम जो है थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली वो थ्योरी नहीं है, वो सेक्शंस हैं, वो लॉ हैं। वो हमें बताएंगे कि परमिसिबल एक्सपेंडिचर क्या है और नॉन परमिसिबल एक्सपेंडिचर क्या है, परमिसिबल इनकम्स क्या है और नॉन परमिसिबल इनकम्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे को बेसिकली ऐड और लेस जो भी होना है वो हमारे को ये सेक्शन बताने वाले हैं कि एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट और इनकम की लिस्ट परमिसिबल और नॉन परमिसिबल वाली कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अपने पास में हमारे पास है सेक्शन 30 और ये सेक्शन 30 और 31 आपको दोनों ये जुड़वा लगेंगे। तो सेक्शन 30 क्या कहता है और सेक्शन 31 क्या कहता है ये सुनिएगा। मतलब यहाँ से है ना, इन्होंने पीजीबीपी के सेक्शंस बनाने शुरू किए। सेक्शन 30 कहता है इट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग। तो सेक्शन 30 इज रिलेटेड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग। जी कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा मैं समझा देता हूँ, मैं ज़रा इसको पूरा कर लूँ 30 और 31 को, उसके बाद फिर बता दूंगा। कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में पहले मैंने आपसे पूछा कि कोई डाउट है तो आप पूछे नहीं, कोई बात अभी बता दें। किस बारे में? लेकिन ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी। खैर कोई बात नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोबारा नहीं समझ सकते, बस इस सेक्शन को पूरा कर लेता हूँ। तो सेक्शन 30 क्या है जी? एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग। और क्या कहते हैं, क्या क्या आपके जहन में आता है बताइए? एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन नहीं, रेवेन्यू नेचर के बताइए मुझे क्या होते हैं। रिपेयर्स रिन्यूअल्स, और क्या होते हैं? वाइट वॉश। रिपेयर रिन्यूअल के अंदर ही आ जाते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस, है ना? और क्या हो सकते हैं, सोच करके बताइए। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, और क्या हो सकता है? इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा ना फिर, अगर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोन लिया हुआ है तो। और इंटरेस्ट की अगर आप बात करें तो हाँ, वो रेवेन्यू नेचर का है। मैं यहाँ से ना डेप्रीसिएशन को हटा देता हूँ क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास एक सेपरेट सेक्शन नंबर 32 है ही है। तो मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो कहते हैं वो कहते हैं कि ना आप है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। इन सारे एक्सपेंडिचर्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं, ओके है। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस सिर्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शन 43B के बाद ही जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। अब सेक्शन 43B क्या कहता है जी? ओनली ऑन पेड बेसिस। ये बात समझ में आई? जब तक पे नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते। सर क्या हम आउटस्टैंडिंग बेसिस पे रिपेयर्स को लिख सकते हैं? ओके। क्या हम आउटस्टैंडिंग बेसिस पे इंश्योरेंस को लिख सकते हैं? ओके। क्या हम आउटस्टैंडिंग बेसिस पे म्युनिसिपल टैक्सेस लिख सकते हैं? नॉट ओके। जब तक आप पे नहीं कर दोगे, पेड बेसिस पे ही अलाउड है, कैश बेसिस पे। कैश इन द सेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जब तक आप उसको पे ऑफ नहीं कर देते, ओनली ऑन पेड बेसिस। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर मैं आपको समझाने लग जाऊं कि जी देखो P&L अकाउंट में हमारे ये सारे खर्चे ऐसे आएंगे, तो कैसा लगेगा आपको? डेबिट साइड पे कैसा लगेगा आपको? आप कहोगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो? तो मैं भी टाइम पास करना नहीं चाहता। मेरे ख्याल है इस पूरे सेक्शन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया है तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए। सिंपल है, हाँ ये सच में सिंपल है।
कई बार चीजें हजम नहीं होती कि यार इतना आसान, ये क्या। अगले वाला इससे भी आसान, लो मुबारक हो। ये है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। बोलो जी, कितने तरीके के एक्सपेंडिचर आपके दिमाग में आते हैं? रिपेयर्स, ऑयलिंग, ग्रीवेंजिंग, ठीक है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे के सारे अलाउड है P&L अकाउंट में, न केवल कैश बेसिस पे बल्कि आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि सर अगर ये आउटस्टैंडिंग हुए तो ओके है, आउटस्टैंडिंग हुए तो ओके है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के साथ में म्यूनिसिपल टैक्सेस का कोई चीज ही नहीं होती। अब मैं एक बात बताऊं तुम्हारे को, लॉजिक, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप किसी से रिपेयर करवाओगे, उसके पैसे नहीं दोगे, सूनर और लेटर देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो आपको स्यू कर देगा या फिर आपका सिर भी फोड़ सकता है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम जिस कंपनी से करवाओगे आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता पहली बार, क्यों, वो आपको पॉलिसी ही नहीं देगी, ठीक है ना। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको पे करने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट के पास में ना इतना टाइम नहीं है कि वो आपका सिर फोड़ करके तब आपसे पैसे निकलवाए। तो वो कहती है जी हमारे तो आप पे कर दोगे ना तभी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना, अदरवाइज मत लिखना। तो याद रहेगा जी, सेक्शन 30 के अंदर एक पॉइंट है एक्सपेंडिचर रिलेटेड, एक्सपेंडिचर व्हाट, म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस रिलेटेड टू बिल्डिंग इज अलाउड ओनली ऑन पेड बेसिस, दैट्स इट। और सेक्शन 31 क्या कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर हैविंग रेवेन्यू नेचर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इज अलाउड whether it is paid, whether it is outstanding, means accrual basis पे allowed है। तो ये दो सेक्शन हमारे इस तरीके से खत्म हो जाते हैं। फटाफट से जल्दी से ऐसे फटाफट से लिख डालो, जल्दी से अपनी कॉपी में लिख डालो। फिर सेक्शन 32 महाकुंभ शुरू होगा, डेप्रिसिएशन जिसका नाम है। जल्दी करो फटाफट से, मैं आगे चलता हूँ। एक चीज बता रहा, बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट दूंगा, वो इसमें आएगा ना? हाँ इसमें आएगा, लेकिन हाँ आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, प्रीपेड भी हो सकता है। हाँ आउटस्टैंडिंग तो होता ही नहीं। हाँ तो आउटस्टैंडिंग तो होता नहीं, प्रीपेड हो जाता है, प्रीपेड माइनस हो जाएगा, पूरा करंट ईयर का नहीं है ना, करंट ईयर का लेंगे ना, अकाउंटिंग वाले ही चलेंगे, जो सेक्शंस हम बोलेंगे उसके अंदर पैसे। प्रोसीजर चलेगा, बस ये सेक्शन में इतना बताओगे एक्सपेंस क्या लेगा। हाँ वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड तो अकाउंटिंग वाला ही चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये हमें रोक देगा। अब से मैं तुम्हारे को जब भी बोलूँ ना, बट सब्जेक्ट टू 43B, समझ जाना, ओनली ऑन पेड बेसिस। और ये 43B हर जगह यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। तो मैं बोलूँ कि कोई खर्चा अलाउड है सब्जेक्ट टू 43B, तो समझ जाना सिर्फ और सिर्फ पेड बेसिस पे। चलो आगे, बस बहुत देर हो गई ड्रामे करते हुए तुम्हारे को, चलो आगे चलते। अगला लिखो जी सेक्शन 32, और ये बढ़िया सेक्शन है जिसको कि हम डेप्रीसिएशन के नाम से जानते हैं। ये है रूल्स रिगार्डिंग डेप्रीसिएशन। आइए लिखें रूल्स रिगार्डिंग डेप्रीसिएशन में नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा जी मेरे साथ में, टू क्लेम डेप्रीसिएशन, टू क्लेम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से करना, टू क्लेम डेप्रीसिएशन द asset should be in existence, should be in existence as on 31 मार्च, ठीक है जी, ऑफ प्रीवियस ईयर इन द ईयर इन विच वी हैव अर्न इनकम। ओके, हाँ 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने परचेज किया एक एसेट 1/4/2022 को, और हमने इसको बेच दिया 31-30 मार्च 2023 को। तो बताओ डेप्रिसिएशन अलाउड है या नहीं है? नहीं अलाउड है। और सर हमने तो ऑलमोस्ट पूरा 1 साल अपने पास रखा था, अकाउंट्स में तो हम ऐसा करते ही नहीं है, मतलब पूरे 1 साल हमने अपने पास रखा, एक दिन के पीछे आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देने से मना कर दिया। हाँ कर दिया, बदमाशी है मेरी, बस तो आप नहीं दोगे। यानी कि एक बात याद रख लो कि ये जिस साल में एसेट सेल होगा वो साल की डेट
31 मार्च से पहले ही होगी, और 31 मार्च से पहले होगी तो हम डेप्रीसिएशन नहीं देंगे। सर क्या इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग सकता है? मैंने परचेज किया है 28 मार्च 2022 को, मैंने किया है 28 मार्च 2022 को, और मैंने इसको बेचा है, मैंने इसको बेचा है कब? 4/4/2022 को। तो क्या डेप्रीसिएशन क्लेम करने का अधिकार है? हाँ सर है। कौन से ईयर में बोलो तो? क्या 22 क्या होता है? 22-23 21-22 डेट भी देखनी नहीं आती तुम लोगों को अभी तक, कितने बड़े हो गए हो। ठीक है जी, मार्च 28 कौन से साल में आएगा जी? यहाँ पे 21-22 में है। ठीक है, ओके। कोई शक इसके अंदर? अच्छा, वो भैया जी आज फिर नहीं है? सर वो आज घर से निकलेगा। मतलब वो कहीं बाहर रहता है क्या? मतलब वो गया अपने घर घूमने। अच्छा, दिल्ली से बाहर गया वो। ओके ओके, कोई बात नहीं। वो यहाँ मतलब घर से रहता है। अच्छा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेगा। ठीक है जी, अगला लिखो जी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ। हाँ कोई बात नहीं, अभी लिखवा देता हूँ, पहले समझ लो। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन अबव, if asset acquired and put to use in business then half rate of prescribed rate of depreciation under section 32 shall be allowed। जी जनाब, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? अगर आपको डेप्रीसिएशन लेना है, ठीक है जी, अगर आपने एसेट, पहले तो मैंने बोला क्या, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन अबव, इसका मतलब क्या हुआ? पहले पहली वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, यानी कि 31 मार्च को एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और 31 मार्च को एग्जिस्टेंस में होगा तभी ये सेकंड कंडीशन भी पूरी मानी जाएगी। तो सेकंड कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। तो हमने बोला 31 मार्च को एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और 180 दिन से कम पुट टू यूज किया गया हो बिजनेस के अंदर। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो हम हाफ रेट ऑफ प्रिस्क्राइब रेट जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2022 को कोई कैपिटल एसेट खरीदा बिजनेस के लिए, और मैंने इसको बेचा है कब? 4/4/2022 को, जो ऊपर सेकंड ऑप्शन मैंने बनाया था। यहाँ परचेज किया, यहाँ पे सेल किया, तो मेरे पास में आप देख पा रहे हो 31 मार्च 2022 को एग्जिस्टेंस में था एसेट, हाँ, और साथ ही 180 दिन से कम भी रखा गया। ठीक है जी, 180 दिन से कम भी रखा गया अपने पास में। तो इसका रेट, मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी है, मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसका रेट कितना होता है? नॉर्मल रेट 15%, ये तुम्हें याद करना है। ठीक है जी, तो 15% ना दे करके इसको कितना डेप्रीसिएशन दिया जाएगा? डेप्रीसिएशन फॉर 21-22 7.5%। और यहाँ महीनों का कोई हिसाब नहीं होता अपने, बस 180 डेज, 180 डेज से ज्यादा रखेंगे तो फुल रेट, और लेस देन तो हाफ रेट। नहीं लिखा एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन बिजनेस, मैंने लेकिन बोला 180 डेज ना, बोला था, लिखा नहीं था मैंने।
180 डेज, लेस देन 180 डेज लिखना भूल गया मैं। अच्छा चलो कोई बात, लिखो जी, सेकंड पली भी लिख लो। तो वो एक्सेप्ट फिर हमें याद करनी पड़ेगी, हमें तो लिखा लेना। हाँ जी हाँ जी, आपके पास लिखी हुई है, आपकी बुक में दिए मैं सारे, और मैं लिखवा भी दूंगा। है कितने में से? ज़्यादा पता नहीं, मैंने कभी गिने नहीं। चलो अंदाजा लगा। अंदाजा किलो के हिसाब से बताओ, 20-25 ऐसे ही कितने होंगे, भी है? ऐसे ही होंगे। 20 बच्चे? अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो, ये रूल समझ में आ गया बस। कितने रेट हैं, कितने सारे एसेट होते हैं, तुम्हें नहीं पता कितने सारे एसेट होते हैं? होते हैं, लेकिन हमें लगा कुछ लिमिटेड पड़ना सब लगने लगने है। के बाद डेप्रिसिएशन। जैसे इनटेंजिबल एसेट को तुम क्या मानते हो? गुडविल। मैंने नहीं बोलना तुम्हारे को, गुडविल नहीं बोलूंगा मैं, पेटेंट नहीं बोलूंगा, कॉपीराइट नहीं बोलूंगा। ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का रेट क्या है जी? डेप्रिसिएशन का 25%। हो गया यार? ठीक है जी। बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे पास दो तरीके से यूज होती है, चलो जब आएगा तब देखेंगे, अभी छोड़ो। ठीक है जी, ये दोनों शर्तें समझ में आ गई। ये बेस है, ये बेस है। ठीक है जी। अब मेरे को सुनो, तीसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाता है। दीदी प्लीज चुप कर जाओ। डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट। अब ये ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है सर? ये क्या होता है? हमें तो पता ही। मैं बताता हूं कैसे होता है, ये क्या होता है ब्लॉक ऑफ एसेट। सपोज मैंने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 1। कितने का परचेज किया? मैंने परचेज किया मान लो 10 लाख रुपए। अच्छा, और कब परचेज किया? 1 जनवरी 2022। फिर मैंने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 2 8 लाख रुपीस का। कब परचेज किया? 2 अप्रैल 2022। फिर मैंने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 3, इसको परचेज किया मैंने 5 लाख रुपए का। कब परचेज किया मैंने परचेज किया अपना मान लो 31 जुलाई 2022, और मैंने सेल कर दिया प्लांट एंड मशीनरी 1। कृपया ध्यान दें, लिखने की जल्दी में अभी ना रहें। प्लांट एंड मशीनरी 1 मैंने सेल कर दिया, कितने का? बोलो कितने का कर दूं? 15 लाख। नहीं, मैं इसको सेल कर देता हूं सेल 2 लाख रुपए। अब तुम अकाउंट्स के अंदर क्या करते हो? सर 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी थी, थोड़ा डेप्रिसिएशन लगा होगा, उस पे जो वैल्यू आई होगी उसमें से हमने क्या नाम है 2 लाख माइनस किया और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकाल दिया। ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता, अपने यहाँ नहीं होता ऐसा, अपने यहाँ कुछ नहीं होता। एक बात बता दूं तुम्हारे को लॉजिक वाली, हमारे जो डेप्रिसिएशन लगाने का कारण है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके मनी की रिकवरी हो जाए आपकी इनकम के अगेंस्ट, दैट्स इट, और कोई मोटिव नहीं। अब आपकी अकाउंट्स के अंदर जो भी आपको समझाया जाता है कि वियर एंड टियर की वजह से हमारा एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है, प्रोडक्शन की वजह से, ऑब्सोलेंस की वजह से, आउटडेटेडनेस की वजह से, हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं। हमने क्या बोला हुआ है? हमने ये बोला हुआ सीधी सी बात है, सर जी आपने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं ना, तो इसके ऊपर 15% करके हम आपको डेप्रिसिएशन दे रहे हैं ताकि आप इस अमाउंट को रिकवर कर लो अपनी इनकम के अगेंस्ट। बस इतना सही मोटिव है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ईयर मेरे को क्या करना है सर? कंप्यूट करना है। मेरे को क्या करना है? कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 21-22 एंड 22-23। ठीक है जी, मेरे को ये डेप्रिसिएशन जो है इस तरीके से निकालने का है। ठीक है सर, आ जाओ फिर करते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट में काम कैसे होता है? हाँ जी, मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। हाँ जी सर मैंने की, कितने की? 10 लाख रुपए की।
अब क्या ये एसेट, जरा ध्यान से सोच करके जवाब देना बंधुओं, क्या ये एसेट 31 मार्च को एग्जिस्टेंस में थी? Yes, sir. मैं बात कर रहा हूं 31 मार्च 2022 की। तो क्या ये 31 मार्च 2022 को एग्जिस्टेंस में थी? हाँ थी। 31 मार्च 2000, ये मैंने सेल किया है मान लो 31 जुलाई 2022 में, ठीक है जी। 31 मार्च 2022 को ये एग्जिस्टेंस में थी? हाँ थी। और क्या इसको 180 दिन से कम होल्ड किया गया है? नहीं, नहीं। नहीं होल्ड किया। कम होल्ड किया है या ज्यादा किया? चेक करके बताओ, ज्यादा कैसे किया है? एक सेकेंड ठहरो, जो बच्ची कह रही ज्यादा किया है उसका मेरे को कैलकुलेट करवाना मुझे लगा कि है। लगा नहीं बेटा, आप चेक करो ना एक बार। क्योंकि ऐसे मैंने किया कि 180 दिन में तो 6 महीने ना, हाँ 6 महीने 6 महीने तो कंप्लीट हो ही गए ना। कहाँ से? एक से हाँ 1 से 31 मार्च 2022 तक। देखो 21-22 बोला ना मैंने। कोई बात नहीं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, हम सारी गलतियां यही करेंगे क्योंकि हमें सीखना है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि इसको खरीदा कब किया था? क्या 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक 180 दिन से ज्यादा होते हैं? नहीं सर, ये तो 90 दिन होते हैं, करीब करीब 90 होंगे, 92 होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 180 दिन से तो कम है, तो हाफ रेट से डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। अभी रेट कितना बताया था मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे? 15%, तो 7.5% लगा दूं। 7.5% ऑफ 10 लाख कितना हुआ? जल्दी से बता दो, नहीं बताओगे? 75,000। और सुन लो मेरी बात, कहीं अगर किसी ने 3/12 या डेज डिवाइडेड बाय 365 कर दिया तो उसके हाथ ऐसे काट दूंगा, कटर से, कतकतू से। हमारे यहाँ नहीं होता डेज का हिसाब ये वाला, जब होगा तब बताऊंगा कि कौन से केस होते हैं जहाँ पे होता है ऐसा यहाँ नहीं होता हमारे। अच्छा जी, 75,000 डिडक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 9,25,000। ये हो गई मेरी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ये मेरी हो गई क्लोजिंग वैल्यू या फिर ओपनिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक एज ऑन 1/4/2022। अब मैंने इसके अंदर ऐड करता हूं प्लांट एंड मशीनरी 2 की वैल्यू, कितना हो गया सर? 8 लाख। आज 2/4/2022 को कोई आपसे पूछे कि भाई आपके पास में ब्लॉक कितने का है, तो आप उसको जवाब देंगे 17,25,000 रुपए का है। आप ये नहीं कहेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1 तो 925 की है और प्लांट एंड मशीनरी 2 जो है वो 8 लाख की है। नहीं है, हमारे पास एक बात समझ लेना, जैसे ही कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दी आती है ना, वो ब्लॉक के अंदर जुड़ जाती है और ऐसी फिक्स हो जाती है उसके अंदर कि अब हम उसको ब्लॉक के नाम से जानते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से नहीं जानते। तो हमारे पास कितने का प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है, ये क्वेश्चन सही है। कितनी प्लांट एंड मशीनरी है ब्लॉक में, ये बोलना ही गलत है। ठीक है जी। अच्छा चलो, अब फिर मैंने एक और परचेज कर ली प्लांट एंड मशीनरी 3, 5 लाख। तो आज तक मेरा इस प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा 31 जुलाई 2022 तक कितना हो चुका है? 9,25,000 एक, 8 लाख एक और 5 लाख एक, टोटल मिला दो कितना हो जाएगा? 22,25,000 का ब्लॉक है मेरे पास। इसमें से अमाउंट रिकवर जो हो गया दैट इज माय सेल वैल्यू, सोल्ड ब्लॉक। अब कोई आपको भले ही कंफ्यूज करने के लिए कह दे कि हमने प्लांट एंड मशीनरी 1 बेची है, हमने 1 नहीं बेची, हमने तो ब्लॉक का एक पार्ट बेचा है। कितने में? 2 लाख रुपए में, जिससे कि हमारे 2 लाख रुपए रिकवर हो गए हैं। और भाइयों और बहनों, जो भी अमाउंट रिकवर हो चुका होता है वो एलिजिबल नहीं होता डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ से अमाउंट रिकवर्ड यानी कि 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा जी? 20,25,000। आज 20,25,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा। कौन सी डेट को? ये ईयर 22-23, तो 15% 20,25,000।
कितना हो गया जी? 303750 303750 और ये हमारे क्लोजिंग ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी वट एवर इट इज। ब्लॉक का मतलब समझ गए? Yes, sir. फटाफट से नोट करो। हाँ जी, अच्छे से घूर घूर के देख लो, अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। और मैं वादा करता हूँ जो बच्चा छुट्टी मारेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा मेरा मैसेज अपने दोस्तों और सहेलियों को दे देना। मैं अभी बना रहा हूँ, इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। अगर ये जो प्लानिंग में आ जाओ, इसकी वैल्यू चेंज कर दूं मैं। अब देखो क्या हो अगर, जैसा कि आप पूछते हो ना, देखो क्या हो अगर इसकी वैल्यू जो है, ये जो बिके वो कितने में बिके? वो बिके 18 और नहीं 9 25 प्लस 8 कितने होते हैं? 18 लाख में अगर ये बिक जाए, आप समझ सकते हो सर हाउ इज इट पॉसिबल? भाई हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन के डेप्रिशिएटेड चीज जितने की है नहीं उससे ज्यादा में कैसे बिक जाएगी। मैंने अब आपको क्या बोला, एक पार्ट ऑफ प्लांट 18 लाख रुपए में बिक गया। एक बात बताना, उसकी वैल्यू कितनी थी? ये 9,25,000। साथ में इसने 8 लाख वाले की वैल्यू भी रिकवर करवा दी। कितने थी इसकी? 17 लाख समथिंग बन रहा था ना, 17,25,000। तो इस 8 लाख रुपए वाले की भी वैल्यू रिकवर करवा दी उसने। तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए क्या इन दोनों के ऊपर? जिस वैल्यू के ऊपर अमाउंट रिकवर हो चुका है, फीफो के हिसाब से चलते हैं अपन, फीफो के हिसाब से चलते हैं। जिस अमाउंट के ऊपर अमाउंट रिकवर, जिसके ऊपर अमाउंट रिकवर हो चुका होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 18 लाख। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। यहाँ पे हाँ। 4,25,000 4,25,000। 25 सर एक पागल है 4,75,000 लोग मेरा दिमाग पागल है, खुद मार लिया। बताओ ना कितना होगा? सर 4,25,000 मैंने तुम्हें कहा है ना, मेरे को से कैलकुलेशन मत एक्सपेक्ट किया था। 4 लाख सॉरी सर समझदार हो मेरे में बेवकूफ कुछ बोल रहा हूं मैं, दिमाग अरे यार चुप कर जाओ यार। 4,25,000 है ना, Yes. हाँ चलो 4,25,000 के ऊपर अब 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा। आप देख सकते हो कौन कौन सी वैल्यू रिकवर हो गई। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और इसकी 25,000 भी रिकवर हो गई, Yes. है ना। तो 4,25,000 रुपए के ऊपर रिमेनिंग के 75 रिकवर हो गई, 75 रिकवर हो गई। तो फिर क्या नाम है, कितने पे? 4,25,000 के ऊपर लगे 63,750 कितना? 63,750 तो हमने पहले वाले केस में तो ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ तो वो केस 1 था, ये केस 2 है। वो सिखाने के लिए था ना। ऐसा क्यों नहीं किया था? किया था तब वहां पे सिर्फ 2 लाख था, तो 2 लाख सिर्फ 9,25,000 रुपए के अगेंस्ट था। अब तो ये आगे तक आ गया, तो इसलिए जो अमाउंट रिकवर हो गया जल्दी से बनाओ फटाफट से, और उसके अंदर कटिंग मत कर देना। सर फाइनल आंसर चाहिए आपको भी नहीं? सर फाइनल आंसर आपको चाहिए? नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक जान करके। मेरा फाइनल आंसर यही तो है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21-22 एंड 22-23। ऐसे लिख लो, सुनो कृपया ध्यान दो, सुनो मैं बताता हूँ तुम्हारे को। सर लिख लेते हैं अब। पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखोगे, ऐसा लिख दो, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इन अबव क्वेश्चन सर हम लिख लेंगे। द वैल्यू ऑफ सेल इज 18 लाख। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया तो ठीक है, स्मार्ट वर्क है ना। हाँ स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। ये दोनों करना चाहिए। पहले हार्ड करना सीख जाओ, बाद में स्मार्ट। बैलेंस होता है। जैसे तू स्मार्ट वर्क कर रही है अभी, वो जो क्या नाम है, चेयर लिखने, चेयर पे लिखने के लिए वो बना हुआ है बेंच, अपनी टांगों पे लिख रही है रख करके। सर मैं
वैसे इसकी चेयर तो, इसकी बेंच तो ये लेकर के ही पैदा हुई है ना, मतलब लंबी लंबी टांगे हैं इसके पास में। सही है यार। और फिर है ना, ऐसे लोग है ना टांग पे टांग चढ़ा करके बैठ जाते हैं हम जैसे मोटे लोगों को कॉम्प्लेक्स देने के लिए। आप बैठ सकते हो ऐसे। अब देखो इधर देखना जरा, सर आप हमारे साथ में खेल क्यों रहे हो? मैं खेलूंगा क्योंकि हमें सारे केस पढ़ने हैं। ये देखो केस नंबर 3। अब ये है ना, मान लो ये परचेज किया गया है कब? 2 फरवरी 2023 को। ठीक है बच्चों, 2 फरवरी 2023 को ये परचेज किया गया है और हमने इसको जो है वो सेल किया है कितने के लिए? 15 लाख रुपए के लिए। अब आपको दिखाई दे रहा है सेकंड वाले की मशीनरी की वैल्यू 9,25,000 थी, 8 लाख का खरीदा, फिर 5 लाख का खरीदा, और यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी है? 15 लाख। पंद्रह लाख ने इसको रिकवर करवा दिया, और इसको टू सम एक्सटेंड, इसको भी करवा दिया टू सम एक्सटेंड। और ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है ना, ये लेस देन 180 डेज है, याद रखना। दिख रहा है तुम्हें? लेस देन 180 डेज है। तो अब की बार जो डेप्रिसिएशन लगाना है ना, उसके ऊपर जरा ध्यान देना बच्चों। जरा पहले तो मेरे को वैल्यू बता दो जल्दी से। माइनस करने के बाद 7,25,000 है ना। अब 7,25,000 में हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा, अब आप देखो अपना 9,25 गया, 8 में से कितना गया? 15 लाख है ना, तो 9,25, 15 में से पहले 9,25 माइनस करो जल्दी से, बताओ। 4,75,000। पहले आप 15 लाख में से 9,25,000 माइनस करो। 575। हाँ, 575 गया 8 लाख में से, तो कितना बचा? 2,25,000 का हमारे पास में जो बचा हुआ है ना, वो मोर देन 180 डेज है, तो उसमें तो 15% लगेगा पूरा। और सर फिर रिमेनिंग वाले पे जो रिमेनिंग रह गया 5 लाख, उसके ऊपर 7.5%। तो अमाउंट बता दो कितना आ गया? ऊपर 33,750, और यहाँ पे अभी कर रहा हूँ ना, कितना? 37,500। और ये हमारा रिमेनिंग ब्लॉक आ गया। ये बिफोर डेप्रिसिएशन था और ये आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये लो बना लो। मैंने सिर्फ यहाँ पे सेल वैल्यू चेंज की है। हाँ, डेट भी चेंज करिए। ऊपर करूँ? अब ये ऊपर नहीं हो पाएगा, छोटा ही होगा। ये लो। अरे ये मेरे कंट्रोल से ही बाहर हो जाता है कभी कभी, अपनी मनमर्जी करने का। ठीक है ना? लिखो केस नंबर 3 है। अभी केस नंबर 4 बनाऊंगा और मजा आएगा। हाँ जी, अगला केस देखें। केस नंबर 4।
देखो इधर सुनो, आंसर क्या है? केस नंबर 4, अगर ये एक एसेट 25 लाख रुपए में बिक गया तो हाँ, ये तो वही। तो सारा नॉन रिकवर हो जाता है। सारा का सारा रिकवर हो जाएगा। यस सर। ये लो, ये मैंने 25 कर दिया। अब डेट लगेगा ही। अब डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। ये 25 लाख और ये सारा का सारा ब्लॉक का अमाउंट रिकवर हो गया। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल के बदलो। ठीक है। और ब्लॉक सोल्ड जो लिखा है ना, 25 लाख रुपए लिखा है, तो ये ब्लॉक सोल्ड किससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसकी अपनी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। कितना हो गया ये बताना? तो ये हो जाएगा 22 22 लाख 22 लाख 20,000 20,000। 25 22 लाख 25,000 22 लाख 25,000। ठीक है जी। और वैल्यू ऑफ ब्लॉक क्या आ गई जी? नील आ गई। तो ये डेप्रिसिएशन तो मिलेगा नहीं तुम्हारे को, भाग जाओ यहाँ से। बल्कि कैपिटल गेन और लग जाएगा सेक्शन 50 के अंदर। अब ये मत कहना मुझसे कि सर फिजिकली तो हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी 2 और 3 पड़ी हुई है ना, उन पे क्यों नहीं लगा रहे? नहीं लगा रहे क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा वैल्यू रिकवर हो चुका है। अब तुम्हारे ऊपर सेक्शन 50 लगेगा। और सेक्शन 50 क्या कहता है? कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, सेल्स कंसीडरेशन 25 लाख। अब मुझे बताओ, डेप्रिशिएबल एसेट्स में रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, नील हो जाएगा। नेट कंसीडरेशन 25 लाख। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ मेरे को। 22 लाख हाँ जी, WDV ऑफ ब्लॉक। तो 22 लाख 25,000 का माल अगर हमने 25 लाख रुपए में बेच दिया, ये कहाँ लिख दिया मैंने? इंडेक्सेशन तो बिल्कुल नहीं लगाते। नहीं लगाएंगे मगर देख मुझे लगा पहला इसलिए मालिक रहे तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 2,75,000। नोट करो फटाफट से। ये पढ़ना है ना हाँ, यहाँ पे लिख देना नो डेप्रिसिएशन allowed for the year 22-23 as value of block has been recovered. ठीक है जी, नोट कर लो।
ठीक है जी, 4th पॉइंट लिखा आपने, एसेट्स ऑन विच डेप्रीसिएशन नॉट अलाउड, डेप्रीसिएशन अलाउड नहीं है इनके ऊपर। एसेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास में? टेंजिबल एसेट के अंदर बिल्डिंग है, फर्नीचर फिटिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आती हैं शिप्स, व्हीकल, बुक्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड नहीं होती टी बुशेस, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर, क्योंकि बिल्डिंग और फर्नीचर ऊपर ही अपनी क्लास में आ चुकी होती हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर नहीं आती। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर सारे इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे, सिर्फ गुडविल नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, नो हाउ, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, हम लोगों ने ये लिखा कि इनके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, याद रहेगा? ठीक है जी, आ जाओ फिर इनके पास में, इनके ऊपर रेट लिख लेते हैं आप अपने पास में। ये सबके रेट भी सामने सामने लिख लो इनके। हाँ यही है, और भी है थोड़े से, इनको लिख लिया आप लोगों ने सबने? जल्दी जल्दी लिख लो। बिल्डिंग 3 तरीके की होती है हमारे पास, रेजिडेंशियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस और टेम्परेरी इरेक्शन। शेड्स, वुडन स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकते हैं, टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर लिखना जरा, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर और थोड़ी सी चीजें, मोटर कार। ठीक है, सबके ऊपर डिप्रिसिएशन लिखो फटाफट से। मोटर कार के ऊपर 15% मिलेगा। हाँ, मोटर कार कौन सी वाली? बिजनेस एंड प्रोफेशन की। ठीक है जी, बसेस, लॉरी, सबका। हाँ, ये प्लांट एंड मशीनरी में आता है मैडम। नहीं, ये प्लांट मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी का तुम्हारे पास में 15% रेट है। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अगर आती है तुम्हारे पास में मोटर कार। प्लांट एंड मशीनरी कैसे हो सकती है मोटर कार? बताओ मेरे को जल्दी से। सर ओला उबर। ओला एंड उबर, हाँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जो तुम्हारे को, मतलब तुम उससे ही प्रोड्यूस कर रहे हो चीजें, तो वो तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी बन गई। तुमने अपने ऑफिस पर्पस के लिए रखा हुआ है, सिर्फ आने जाने के लिए, वो बात अलग है। जैसे तुम्हारा वो हो गया पिज्जा हट डिलीवरी वाला, वो इसमें। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, वो उनसे ही कमा रहे हैं। ठीक है, उसी से ही सर्विस दे रहे हो। लाइक ओला उबर। ठीक है, ओला उबर, हाँ वहां पे लिख लो, लाइक ओला उबर। बसेस, लॉरी, टैक्सी, बसेस, लॉरी, टैक्सी लिख दूं? इन सब के ऊपर 30% है। टैक्सी। हाँ, टैक्सी बहुत है। टैक्स नहीं लिखा, टैक्सी। सर लॉरी का होता है। अरे लॉरी क्या होता है मुझे नहीं पता। लॉरी होती है जैसे तुम्हारी ये नहीं होती, जैसे ट्रक के पीछे एक एक्स्ट्रा वो नहीं लगा हुआ, तो ट्रक नहीं, वो ट्रैक्टर के पीछे, उसे ओले उबर। पर सर वो चलता है ऐसा अपने आप। वो अपने आप नहीं चलता, ट्रैक्टर के साथ ही चलता है। नहीं, पर सर है फिर तो मोटर नहीं लगी होती ना उसके अंदर। ये सर मोटर नहीं है। हाँ, अलग से भी हो जाता है। सेपरेट होता है। हाँ, लेकिन वो उसके बिना काम नहीं चल सकता। अच्छा सुनो, कंप्यूटर लिख लो यहाँ पे, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। सर जब मैं कॉलेज गई थी, मैं 40%। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना। 40%। बुक्स 2 तरह की होती हैं, अब दोनों को सेम कैटेगरी के अंदर डाल दिया, 40% के अंदर ही। पहले ना क्या होता था, बुक्स 2 तरह की होती हैं, एक तो एनुअल पब्लिकेशन वाली, जैसे मेरी टैक्स की किताब है, 1 साल पढ़ने के बाद खराब। नहीं। हाँ, अच्छा हाँ, वो जो मैं खुद कह रहा हूँ। changes आते रहते हैं। नई अमेंडमेंट आ जाएगी। और एक होती है जी चेतन भगत की बुक, अगर किसी ने लाइब्रेरी का बिजनेस किया हुआ शुरू, तो 2 तरह की होती हैं हमारे पास बुक्स भी। ठीक है जी, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%। सर फिर ये कौन सी सर कौन सी है? 1 मिनट ठहर लो। पॉल्यूशन कंट्रोल
इक्विपमेंट इस पे भी 40%। क्या कह रहे हो बेटा? सर कौन सी है सर? क्या कौन सी ये कौन सी बुक्स है, वो कौन सी बुक्स है? ये नॉर्मल बुक है। सब एक ही हुई अब, 40% के अंदर ही आ गया। तो मैगजीन भी दो इसमें आ गई 15 में भी लिखा है। सर, हाँ मैगजीन तो थी इसमें ही है अरे ये बुक्स के आगे रेट नहीं लिखा ना। सर, लेकिन स्टार्टिंग में मेरी टोटल तो 15%। अच्छा वो भी बुक है। ठीक है। बुक्स 40% है। व्हीकल के अंदर मैंने ये डाल दिए तुम्हारे को, मोटर कार, बसेस, लॉरी, इनके रेट बता दिए। इसकी भी फर्दर आगे क्लासेस है ना, कोई किसी लिए यूज कर रहा है, कोई किसी लिए यूज कर रहा है, तो रेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। क्या कहते सर पीछे? सर, मैगजीन का पूछ रहा था, वो इसमें ही आती है। अब सारी 40% के अंदर ही आ गई। शिप्स का क्या है? शिप्स का सर, जैसे मोटे कार से और लॉरी के अंदर गेट्स का पुस्तक करता हूँ, वो हमारी में नहीं है हाँ कि गेट का अगर परचेज इस टाइम पे। अरे मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन है। मेरी बात सुनो, सुनो इसको सुनो जरा। मैंने तुम्हें ऐसा क्यों बोला, जबकि मैंने पहले तो एक बात बोली कि 100% खराब हो गई हो जाएगी, तो उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन? वो तो रेवेन्यू नेचर की हो गई ना। मेरी बात सुनो ना, ये बुक्स जो है ना, इसको जरा अलग से लिख देते हैं, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, अदर देन तो सेल हो जाएगी भाई। एनुअल पब्लिकेशन। हाँ देखो, जो एनुअल पब्लिकेशन वाली है वो तो 100% ही डेप्रिशिएट हो जाएगी ना, यस सर। वो तो रेवेन्यू नेचर की हो जाएगी, उसमें क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? कैपिटल नेचर की कौन सी होगी? चेतन भगत की बुक चलती जा रही है जी, चलती जा रही है जब तक उसके पेजेस नहीं फट रहे। अगर किसी ने उसको लाइब्रेरी में रखा हुआ है तो वो उसकी प्लांट एंड मशीनरी की तरह से मानी जाएगी, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है सर? 40%। सर व्हीकल्स में मोटर कार और बसेस का पॉइंट आ जाएगा ना, हाँ और शिप्स में वही है सब, 15%। जो जर्नल है वो तो जर्नल है, हाँ। और जो नहीं है उसको स्पेसिफिकली अलग से बताया हुआ। मोटर कार जैसे बसेस, लॉरी, टैक्सी, सब 15। प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मली 15, जिसको अब नॉर्मली बताना है हमने उसके लिए बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये व्हीकल्स में भी जो अलग से है। हाँ ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है जी। अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है, ठीक है, उसको आपने पुट टू यूज किया है इन सेम ईयर लेस देन 180 डेज, तो आधा रेट लगेगा, और मोर देन 180 डेज तो पूरा रेट लगेगा। ये तो हमें पहले भी पता है। अब नया क्या है? कहता है अगर आपने पुट टू यूज किया सब्सीक्वेंट ईयर से, यानी कि ईयर्स में, यानी कि आपने खरीद तो लिया लेकिन यूज नहीं किया, तो जी आपके पास में सिर्फ 1 साल है जिसमें कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया, एक्वायर किया, और उसको आपने अलमीरा में रख दिया बंद करके, ठीक है जी, या कोई भी चीज थी, कोई भी कैपिटल एसेट था, उसको आपने यूज ही नहीं किया, फर्स्ट ईयर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, आपका नया ही रहेगा। नेक्स्ट ईयर से आपका पूरा डेप्रिसिएशन लगने लग जाएगा, चाहे आप इसको क्लेम करो या ना करो। तो हमने क्या लिखा? फुल रेट डेप्रिसिएशन लगेगा इवन इफ एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। 180 दिन से ही कम क्यों ना हो। सर अगर 2 साल हमने यूज आप एक बात सोचो ना, हाँ तब भी मिलेगा। मतलब सिर्फ फर्स्ट ईयर ही छोड़ते हैं हम कि आप ना लगाओ डेप्रिसिएशन, अगले साल लगा लो, लेकिन अगर आपने उसके बाद भी क्लेम नहीं किया ना, तो वहां से वो डिप्रिशिएट होना अपने आप ऑटोमेटिकली लैप्स होने लग जाएगी उसकी वैल्यू। फुल रेट हाँ फुल रेट से, ठीक है जी, इसको नोट कर लो। हो गया। तो सर हाफ रेट वाला सिर्फ इसके लिए वैलिड है। हाँ जी, हाफ रेट वाला सिर्फ इसके लिए वैलिड है जिसमें कि इसमें पुट टू यूज फर्स्ट है वो तो हाँ ठीक है, बना लिया आप लोगों ने? Yes. ठीक है, ओके। सुनो जी, एडिशनल डेप्रिसिएशन की कहानी। एडिशनल डेप्रिसिएशन की कहानी क्या कहती है कि ना,
मैन्युफैक्चरर, अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, मैन्युफैक्चरर ज्यादा बड़ा है या फिर ट्रेडर ज्यादा बड़ा है? उसका रिस्क थोड़ा ज्यादा है ना। तो ये कैसी प्लांट एंड मशीनरी है जो ट्रेडर को भी सेम रेट से डिप्रिसिएशन दे रही है और मैन्युफैक्चरर को भी सेम रेट से दे रही है? गलत है ना। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिससे हम प्लांट एंड मशीनरी से, वो ज़्यादा जल्दी घिसती है, बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रिसिएट होती है। तो सर हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं ना, या फिर जो प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, इनको हम एडिशनल डिप्रिसिएशन देंगे, लेकिन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे नहीं, फिक्सचर पे नहीं, बिल्डिंग पे नहीं, और चीज़ों पे नहीं। क्योंकि इनकी जल्दी डेप्रिशिएट होने वाली चीज़ फर्नीचर, बिल्डिंग ये नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी जिससे प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने बोला क्यों ना इनको एडिशनल 20% और क्या नाम है जो है वो दिया जाए। लेकिन ये वन टाइम होता है, सिर्फ याद रखना, ये वन टाइम होता है, वन टाइम होता है ये हमारे पास में। पूरी लाइफ के अंदर हाँ जी, वो जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाती है ना, फर्स्ट ईयर के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एडिशनल मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। मान लो मैंने 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है एंड आई एम अ मैन्युफैक्चरर, 35%, ठीक है जी। नॉर्मल मिलेगा 15 और 20 एडिशनल मिलेगा, डिपेंड करता है 180 डेज से लेस के ऊपर। ठीक है। 180 डेज की कहानी अभी नहीं देखनी, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर सोचो हमने प्लांट एंड मशीनरी को देना है, तो हमारे को सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी को डिफाइन करना भी जरूरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी में हर तरीके की प्लांट एंड मशीनरी आती है जिससे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन नहीं आती सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, चाहे वो आपने इंपोर्ट करवाई हो, चाहे आपकी इंडिया में ही इंडियन हो, चाहे इंपोर्टेड हो। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का मतलब समझते हो ना, कि हमने किससे पुरानी खरीदी थी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कभी तुमने देखी है रेजिडेंस या फिर ऑफिस में लगी हुई? यस सर, देखिए तो उसके लिए ऐसे ही लगाते ना, दिखाने के लिए। बड़ी सी प्लांट एंड मशीनरी 2 करोड़ सर जैसे अब मान लो स्पेयर पार्ट भी थे बाइक के सबके, वो पार्ट्स बनाते हैं, जैसे किसी आप जाओगे किसी मोटर कंपनी में, टाटा की मान लो, उधर लगा के रखते हैं अपने ऑफिस में चेयर में। वो सिर्फ एक सैंपल होता है, उससे वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। उसकी प्लांट मशीनरी से ऑयल पुरानी नहीं होती, एंटीक बोलते हैं उसे, एंटीक की तरह लगाते हैं। एंटीक कभी प्रोडक्शन नहीं करके देती है हमारी। पर वो तो प्लांट मशीनरी है ना हमारी। नहीं है सर, प्लांट एंड मशीनरी वो है जो प्रोडक्शन करके दे रही है। प्लांट एंड मशीनरी की परवल से प्रोडक्शन कर सकते हो। हाँ, किससे? जो चीज मैंने लगाई है अपने ऑफिस में। नहीं, आप कभी भी ऑफिस में बैठ करके प्रोडक्शन नहीं करते, वरना वो फैक्ट्री बन जाएगी। कितना रायता फैल जाएगा। ऑफिस किस लिए बनाया जाता है? अकाउंटिंग करने के लिए, बैठने के लिए, किसी को एंटरटेन करने के लिए। और कितना बुरा लगेगा अगर हम प्लांट एंड मशीनरी को ऑफिस में इंस्टॉल कर लें या फिर रेजिडेंस पे इंस्टॉल कर लें। तो हम कहते हैं अगर ये प्लांट एंड मशीनरी आप ऑफिस या फिर रेजिडेंस में इंस्टॉल करके बैठे हो तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हम इसको प्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं मानते। तो आपकी ये प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में होनी चाहिए। जैसे रेजिडेंट होता है, बैकयार्ड हमारा, जैसे मान लो उसके अंदर काम कर रहे हो, उधर प्लांट मशीनरी डाल, वो फैक्ट्री का पार्ट हो जाता है। फैक्ट्री का पार्ट है। हाँ हाँ, आप ये देखो ना, अनंत पर्वत पे बहुत सारी स्टील की वो है, हाँ ठीक है, स्टील की मार्केट है पूरी की पूरी, वहां पे वो प्रोडक्शन भी करते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी फैक्ट्री के अंदर ही ना एक कैबिन बना रखा है। हाँ, वो कैबिन उनका क्या हो गया, मतलब अलग से ऑफिस हो गया। और प्लांट एंड मशीनरी उस कैबिन के अंदर आ गई ना अगर, तो उसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानूंगा। जिधर रह रहा हूँ उधर ऑफिस ऑफ मैं नहीं मानता। हाँ हाँ, जहाँ ऑफिस और रेजिडेंस में लगी हुई प्लांट एंड मशीनरी को मैं प्लांट एंड मशीनरी मानता ही नहीं, और इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं देता। अच्छा जी, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर ये एक लग्जरीज आइटम है जो कि अकाउंटिंग के लिए यूज होती है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्लक्स वाले? फ्लक्स बोर्ड देखिए, हाँ, ये जो
नेताओं के छपते हैं, ये फ्लेक्स बोर्ड लगते हैं बहुत बड़े बड़े। तो इसमें क्या होता है, बड़ी सी एक मशीन होती है, प्रिंटर बहुत बड़ा होता है, उसी से प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो याद रखना, अगर फ्लेक्स बोर्ड वाली बात हो रही है तो वो प्लांट एंड मशीनरी है। लेकिन अगर इसने ये कंप्यूटर, अब उसके लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता ना। मुझे मान लो तुम्हारी सबकी रिजल्ट लगाने हैं फ्लेक्स बोर्ड पे और तुम्हारी शक्ल के साथ लगाने हैं, तुम्हारी फोटो खींच करके पहले कंप्यूटर में डालूंगा, उसके बाद में ही तो वहां से प्रिंटिंग होगी। तो ये वाली चीज है ना कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ये पता है मैं किन के लिए बोल रहा हूँ? उन लोगों के लिए जो फ्लेक्स बोर्ड का या फिर किसी ऐसे तरीके का काम बिजनेस ही नहीं करते, यानी कि प्रोडक्शन कंप्यूटर से ना हो रहा हो। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कंप्यूटर से हो रहा होगा ना तो वो प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी। तो सर वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, बिल्कुल सही। शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को हम प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए नहीं मानते, और ना ही हम ऐसी प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी मानते हैं जिसको कि ऑलरेडी 100% डेप्रिसिएशन मिल चुका हो। एक बात बताओ, 1 लाख रुपए तुमने इन्वेस्ट किए और 1 लाख रुपए तुमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा करके 120% पे नहीं जा सकते आप। बात समझ में आई? साइंटिफिक रिसर्च की प्लांट एंड मशीनरी होती है ना, वो बहुत हैवी होती हैं, 5-5 करोड़ की आती है, लेकिन वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की तरह ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जा सकती हैं। ये पढ़ेंगे हम सेक्शन 35 के अंदर। तो ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो 100% डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम कर चुकी है या एलिजिबल है क्लेम करने के, उसको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देते। तो किन प्लांट एंड मशीनरीज को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं माना, किन प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना गया एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए, वो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हो। चलो जी ठीक है। अब कहते हैं जी ये तो बता दो कि रेट कितना है। तो सर रेट जो है हमारा, अगर लेस देन 180 डेज, अगर आपने सेम ईयर में ही एसेट एक्वायर एंड पुट टू यूज किया है और आपने इसको पुट टू यूज किया 180 डेज, तो हाफ रेट हो जाएगा इसका, और 20 का हाफ 10। और अगर मोर देन 180 डेज किया है तो फिर 20% ही रहेगा। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, एक एसेट मैंने, एक प्लांट एंड मशीनरी मैंने इंस्टॉल की थी 1 जनवरी को और 31 मार्च को वो एग्जिस्टेंस में थी मेरे पास में, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 17.5 इज द राइट आंसर, क्योंकि 7.5 तो आधा हो जाएगा 15 का और एडिशनल डेप्रिसिएशन का 20 का आधा हो जाएगा 10, तो टोटल 17.5% मिलेगा। मेन को भी लेके चलना है ना साथ में। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे एक बात और लिखी कि अगर आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो है खरीदी है और उसको सब्सिक्वेंट ईयर में यूज करने के लिए पुट टू यूज किया है आपने, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% से मिलेगा, और इसमें चाहे 180 दिन से कम हो या 180 दिन से ज्यादा हो, ये इररिलेवेंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास में रूल्स, ये लिख लिया आप लोगों ने 1 2 3 पॉइंट। ओके, अच्छा जी, हाँ जी, नेक्स्ट लिखेंगे अपने पास में depreciation in case of succession of business। अब ये क्या मतलब है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। हमारी है ना ABC पार्टनरशिप फॉर्म थी, ABC एसोसिएट, ये पार्टनरशिप फॉर्म थी। हमारा मन कर रहा है कि हम इसका स्वरूप बदल दें, ABC कंपनी बना दे इसको, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, मान लो ये जो एग्जिस्टेंस में आई है ना, ये 1 जनवरी 2023 में आई है, और यहां से 1/4
2022 से 31 दिसंबर 2022 तक ABC पार्टनरशिप फॉर्म थी, और ये 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक ABC कंपनी। कितने कितने डेज बनते हैं भाई इसमें बताना? 9 महीने में 270 तो नहीं, डेज के हिसाब से देखना। 275 और यहाँ पे कितने डेज बनते हैं? 90, पूरे 90। चेक करना 244 days आता है। यहाँ कितने आते हैं? 244 आता है। और इसके 89 आ रहे हैं नीचे, ये तो 89 है। 89 और ये वो 275 थी ये, और ये 89 ही है टाइम्स के है। हां सिर्फ 9 है, ये तो 365 पता नहीं यार, 28 अरे छोड़ो यार, इधर सुनो। मान लो हमारे पास में 5 लाख रुपए की कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 15% हुआ। बताना कितना हुआ? 75,000। अब 75,000 को ना हम ABC पार्टनरशिप फॉर्म में बांट देंगे। कितना? 75,000 इंटू 275 डिवाइडेड बाय 365। और कंपनी के लिए 75,000 इंटू 90 बाय 365। कितना कितना हो गया? नहीं बताओगे? और इसका नहीं उसका 5650 यहाँ हाँ और यहाँ 18493 18493। कॉपी कर लो फटाफट से। तेरा कुछ होगा ही नहीं, बस ऐसे एग्जांपल लिख हाँ ये एग्जाम्पल है, एक ही बात। हाँ जी सर, इधर सुनना जरा ध्यान से कि डेप्रिसिएशन जो है इन केस ऑफ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन लोगों के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो WDV से भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं और SLM से भी कर सकते हैं। ऑप्शन तो नाम मात्र के लिए है। कोई भी बंदा ये चाहता है कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मैं हैवी रेट से डेप्रिसिएशन दिखाऊं। क्यों? क्योंकि हैवी रेट से डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा, एक्सपेंस दिखाऊंगा तो प्रॉफिट कम होंगे। तो ये लोग जनरली SLM से ही जो है डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है जी, लेकिन इनके पास ऑप्शन होता है, चाहे तो WDV भी ले सकते हैं। अगर ये ऑप्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड तो इनको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें कि पहला तो हमें मालूम ही है कि अगर 180 दिन से कम का हमारा जो है पुट टू यूज है बिजनेस में, तो हमें हाफ रेट ऑफ प्रिस्क्राइब रेट डेप्रिसिएशन मिलेगा। और ये प्रिस्क्राइब रेट हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होंगे, हमारे क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होंगे। ठीक है जी, ये वो वाले रेट नहीं। अच्छा, इसके बाद में बोला जाता है एडिशनल डेप्रिसिएशन इनके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है इन लोगों के लिए। और रेट्स जो है वो सेपरेटली बताए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, अगर ये SLM से ले रहे हैं। अच्छा, इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट क्या होता है? इनके एसेट को सेल करने पे ये हमें देखना है। देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने थ्योरी लिखने की बजाय प्रैक्टिकली ही लिख दिया ताकि फिगर्स के साथ आपको चीज़ें समझ में आए। मैंने लिखा टाटा पावर ने परचेज किया एक प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की। दिमाग में बैठा लो कितने की परचेज की है? 20 लाख रुपए की। ठीक है जी, कब? 1 जून 2018 को। और इसने इसको पुट टू यूज किया सेम ईयर में ही, लेकिन 1/12/2018 को।
भैया हमारा मीटर कब से चालू होगा? 1/12/2018, और 1/12/2018 के बाद से 31 मार्च 2019 तक डेप्रीसिएशन हाफ रेट से लगना चाहिए। ठीक है जी। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 8.4% है, और इस केस में जो हमारा डेप्रीसिएशन हमारा 18-19 में होगा वो 50% होगा। 20 lakhs का 8.4% का 50% 84,000। फॉर 19-20 20 लाख रुपीज का 8.4% 1,68,000 पूरा मिल जाएगा ना आपकी बार। और फिर 2021 में सेम 19-20 वाला। अब मैं ये कहता हूं कि टाटा पावर अगर इसको 1 नवंबर 2021 में बेचना जाती है तो पहली बात तो ये कि 21-22 का डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं जी, है ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो हम क्या कहते हैं जी, हम ये कहते हैं कि 1/11/2021 में अगर इसको बेचने की कोशिश करती है तो इसकी WDV कितनी है? 15,80,000। 15,80,000 कैसे आई? 20 लाख में से माइनस किए मैंने 84,000, माइनस किए 168,000 और माइनस किए 168,000। और आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा यहाँ पे कि हर साल 20 लाख यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा था। ओके सर, तो 15,80,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी अगर मैं बेच देता हूं 9 लाख रुपए में तो लॉस हो गया मेरे को। ठीक है जी, ये मेरा जो लॉस है ये डेबिट हो जाएगा P&L अकाउंट में। कितना? 6,80,000 रुपीज, दोनों का डिफरेंस। 15,80,000 की मशीनरी अगर 9 लाख रुपए में चली जाए तो ये क्या है? मेरा डिफरेंस डेबिट हो जाएगा P&L अकाउंट के अंदर। ओके सर। केस 2, अगर मेरी ये प्लांट एंड मशीनरी जो है वो अगर बेच देता हूं कितने में? 18 लाख रुपए में, तो जाहिर सी बात है इनकम आ रही है। अब ये इनकम कब तक आती है? जब तक कि ये इसकी बिजनेस इनकम कहां तक होती है? 20 लाख तक, जिसपे इसको परचेज किया गया था। तो अभी ये उसके अंदर ही था, 18 पे ही बिका, 20 पे तो बिका नहीं है। तो 18 लाख में से 15,80,000 रुपए माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम मान लिया जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वो कितना आ रहा है? 2,20,000 रुपए। नेक्स्ट, अगर केस 3 मैं इसको बेच देता हूं 23 लाख रुपए में, तो जो डिफरेंस है 4,20,000। कैसे 4,20,000 कैसे आया? मैंने है ना इस 23 लाख रुपए को तोड़ दिया है 20 लाख और 3 लाख में। बात समझ में आई? क्योंकि 20 लाख तक हमने इसको परचेज किया था। तो ये कितने की प्लांट एंड मशीनरी थी? ये प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी 15,80,000 रुपए की। तो 20 लाख में से 15,80,000 रुपए गए तो हमारे को पॉजिटिव फिगर मिली है, हमारी बिजनेस इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी P&L अकाउंट में। और अभी और आगे जा रही है ये, तो 23 और 20 का जो डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल गेन होगा 3 लाख रुपए का। यानी कि अप टू द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इट इज अ बिजनेस इनकम and thereafter it is a capital gain. Is it clear to all of you? ठीक है जी, इसको एक बारी देख लीजिए, और जो बच्चा बाद में देख रहा हो वो इसको वीडियो को पॉज करके जो है वो इसको नोट कर सकता है। एक सेकेंड, पता नहीं व्यू कहाँ गया। हाँ जी, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया था ना मेरे साथ जब मैं लिख रहा था? ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ वीडियो पॉज करके देखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और ये केस 1, 2, 3। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।